गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि फाइनली जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था, ये डिस्कवरी हो चुकी है। तो अभी देखेंगे कि वो जो डीएनए था उसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो सबसे पहले ये टॉपिक ऑलरेडी हम 11th में थोड़ा सा कवर कर चुके थे। तो डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, राइट। पॉलीमर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो फाइनली पॉलीमर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमर है। मतलब मान लेते हैं कि ये एक अगर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है तो इस तरह का बहुत सारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होके रहेंगे और ये फाइनली क्या बनाएगा, एक पॉलीमर बनाएगा। मतलब कोई भी पॉलीमर होता है वो मोनोमर से बना हुआ होता है। ओके, तो यहाँ पे एक फिगर है, देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये डायग्राम। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हमने क्या देखा था कि जो डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है और ये हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, राइट। तो इस तरह का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम ये दिया हुआ है ये एक स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एक को। ओके, तो हम जानते हैं कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, तो ये एक एक जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह से देखना, ये आपस में क्या है, ये बॉन्डेड है, राइट। ये सारे आपस में बॉन्डेड है, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में बॉन्ड होके ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा है। और इस तरह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्ट हुए हैं। किसके थ्रू होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होते हैं, ये भी जानते हो, जो हम लोग 11th में डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत। अभी हम स्ट्रक्चर में डिटेल में जाएंगे, अभी बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी आप लोग जानते हो कि जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो यूजुअली किस में डिफाइन होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अब हमने क्या बोला कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो एक एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इस तरह से डीएनए का लेंथ कितना है वो कैसे पता करेंगे, वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड काउंट करके पता कर सकते हैं। मतलब जैसे कि एक डीएनए में 100 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा। ओके, एक डीएनए में मान लो 100 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है सपोज, और एक न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस समथिंग होगा। तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लो x, मान लो एक न्यूक्लियोटाइड x, मतलब ये होगा जो x में आएगा, ये x डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कैसे मेजर करोगे, 100 इंटू एक्स, क्योंकि इस तरह से 100 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे और ईच न्यूक्लियोटाइड का x डिस्टेंस है, तो ये 100x होगा। इसी तरह से जो डीएनए का लेंथ होता है वो मेज़र किया जाता है। उसको कैसे मेज़र करते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मेज़र कर सकते हैं और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि कितना बेस पेयर प्रेजेंट है। बेस पेयर क्या हो गया, अभी यहाँ पे ये एक बेस है, इसके साथ ये इस इधर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा उसमें भी एक बेस प्रेजेंट होगा, राइट। तो दोनों बेस मिला के एक क्या बोलेंगे, इसको बेस पेयर बोल देंगे। तो ये जो बेस पेयर है, नंबर ऑफ बेस पेयर से ये काउंट होता है। मतलब एक डीएनए में कितना नंबर ऑफ बेस पेयर है उसी से डीएनए का लेंथ काउंट होता है। अब डीएनए का जो लेंथ है, जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं 2.2 मीटर लेंथ डीएनए, राइट। और कैसे इसको बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है कि 5000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है एक डीएनए में, इस तरह से भी इसको लिखते हैं। और क्या लिख सकते हैं, किसी में किसी किसी बैक्टीरियोफाज में ये 40,000 से भी रहता है, 40,000 बेस पेयर्स भी रहते हैं। ई कोलाई होता है जिसमें कि 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स रहते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मैंने डाटा लिख दिया है और ये जो डाटा है तुम्हारे एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो इसको मेमोराइज कर लेना, ये कभी कभी पूछा जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में, उसका मतलब क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, राइट, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। और वो जो बैक्टीरियोफाज है उसका नाम है 5174। ओके, तो ये जो 5174 बैक्टीरिया है, ये इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं इसके डीएनए में, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। और एक बैक्टीरियोफाज होता है जिसका नाम है लैम्बडा,
जिसको कि लैम्ब्डा बैक्टीरियोफाज बोला जाता है। इसमें कितना प्रेजेंट होता है, 48502 बेस पेयर प्रेजेंट होता है। ई कोली जानते हो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है इसके पास कितना होता है, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी तक जो जितना भी हमने डिस्कस किया ये तो बस बेसिक पार्ट था, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है हमारा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कंपोनेंट्स में क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा डेफिनेटली। ओके, ये बेसिक चीज़ है जो पढ़ चुके हो। एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होगा, एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। ओके, और एक क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप तो पता ही है, जो कि जोड़ते हैं दोनों न्यूक्लियोसाइड्स को, राइट। तो जो पेंटोज शुगर होता है वो क्या होता है, एक 5 कार्बन का एक शुगर होता है, राइट। जैसे कि ये वाला यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हो ये जो शुगर है, ये कौन सा शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसको डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं, राइबोज शुगर तो पता होगा 5 कार्बन शुगर होता है। ओके, तो डीऑक्सीराइबोज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके जो सेकंड पोजीशन है, देखो सेकंड पोजीशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एक शुगर होता है जिसको कि राइबोज शुगर बोला जाता है। राइबोज शुगर में क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, मतलब ये यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, 2' OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है उसका जो 2' पोजीशन है, उस 2' पोजीशन में OH नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, राइट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डीऑक्सीराइबोज। लेकिन जो शुगर RNA में यूज़ होता है, ओके, जो शुगर RNA में यूज़ होगा, जो पेंटोज शुगर, यही सेम मॉलिक्यूल, उसमें क्या यूज़ होता है, राइबोज शुगर यूज़ होता है। राइबोज शुगर अगर यूज़ होगा तो इसमें क्या, कौन सा ग्रुप होगा, इसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन ग्रुप। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है हमेशा DNA में पाया जाएगा, इसीलिए DNA का नाम जो है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड रखा गया है। ओके, डीऑक्सीराइबो इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर से बना हुआ होता है। तो ये रहा हमारा राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, और नेक्स्ट क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा जो पता है तुम लोगों को। और क्या प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजिनस कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और उसको और क्या बोला जाता है, नाइट्रोजिनस बेस बोला जाता है, जो तुम लोग जानते होगे। आइदर वो प्यूरिन होते हैं या फिर वो पिरिमिडिन्स होते हैं। अगर वो प्यूरिन हुए तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजिनस बेस में, एडेनाइन हो सकता है और या फिर गुआनिन हो सकता है। और अगर पिरिमिडिन्स हुए, अगर पिरिमिडिन हुए तो पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन होते हैं, थायमिन होते हैं और यूरासिल होते हैं। उसमें से जो यूरासिल मॉलिक्यूल है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है, और बाकी साइटोसिन और थायमिन जो होते हैं वो DNA में प्रेजेंट होते हैं। इन सब का शुगर का जो स्ट्रक्चर है वो 11th NCERT में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में दिया हुआ है। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो देख लेना, वरना यहाँ पे बस 2 ही मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक पिरिमिडिन का दिया हुआ है और ये एक प्यूरिन का है। इन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ये बेस जो है हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंटेनिंग कंपाउंड बोला जाता है। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बेंजीन, राइट। बेंजीन में क्या होता है, उसका जो सारे कॉर्नर होते हैं, मतलब इसमें जितने भी 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं कॉर्नर में, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो सारे के सारे कार्बन प्रेजेंट होंगे। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, इसमें कार्बन के साथ साथ कुछ और, मतलब हेटेरो मतलब एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल से बना हुआ रिंग, राइट। तो इसमें क्या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, उसी रिंग स्ट्रक्चर में क्या है, नाइट्रोजन एक प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसी वजह से इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन है इसी वजह से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोला जाता है। ओके, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, एक्चुअली ये साइटोसिन मॉलिक्यूल है। इसका नोमेनक्लेचर भी होता है, मतलब नेमिंग जो होता है, इसका डायरेक्शन होता है। जैसे कि ये 1 है तो इधर 1, ये नाइट्रोजन को 1 दिया गया नंबर, इसका 2 होगा, इसके बाद 3 4 5 6, इस तरह से इसका नंबरिंग किया जाता है। तो सेकंड क्या हुआ, ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है एडेनिन। एडेनिन हम लोग जानते हैं कि एक प्यूरिन है, राइट।
एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरिन होता है। तो एडेनिन में देखो 2 रिंग प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पिरिमिडिन में जो कि हमारा साइटोसिन मॉलिक्यूल है, ये पिरिमिडिन में सिर्फ 1 रिंग प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। जो प्यूरिन होते हैं उनमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पिरिमिडिन होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो ये जो एडेनिन मॉलिक्यूल है, इसमें देखो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये नोमेनक्लेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नंबरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इसका इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नंबर शो कर रहा है, इस पर्टिकुलर एटम्स का इस कंपाउंड के अंदर। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 प्रेजेंट है। ओके, ये एक 9 मेंबर स्ट्रक्चर है, और ये कितना, ये 6 मेंबर स्ट्रक्चर है। तो जब हमारा डिऑक्सी राइबोस, ओके, ये जो मॉलिक्यूल है डिऑक्सी राइबोस, जब साइटोसिन से बाइंड करता है, साइटोसिन से जब बाइंड करेगा तो इसका फर्स्ट वाला जो कार्बन है किसका, डिऑक्सी राइबोस का। ओके, डिऑक्सी राइबोस का जो फर्स्ट कार्बन है वो जो साइटोसिन मॉलिक्यूल है उसका फर्स्ट नाइट्रोजन एटम जो है उसके साथ बाइंड करता है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है। ओके, और उस पर्टिकुलर बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान देना कि कौन सा नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, साइटोसिन एक पिरिमिडिन मॉलिक्यूल है। तो पिरिमिडिन मॉलिक्यूल में कितने रिंग होते हैं, सिंगल रिंग प्रेजेंट होता है, और उस सिंगल रिंग में जो फर्स्ट नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट होगा उसके साथ डिऑक्सी राइबोस का जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड है वो बाइंड करता है एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ओके, ये बात जानते होंगे कि जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। सेकंड क्या हुआ, देखो अगर ये डिऑक्सी राइबोज मॉलिक्यूल अगर एक प्यूरिन से बाइंड करता है, जैसे कि एडेनिन से जब बाइंड करेगा तो ये कितने नंबर का नाइट्रोजन पे, 9th नंबर का जो नाइट्रोजन है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है फर्स्ट वाला कार्बन डिऑक्सी राइबोज का, और ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, तो ये जो नंबरिंग है वही डिसाइड करता है इसको कौन सा बॉन्ड बोला जाता है। जैसे कि इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फर्स्ट नाइट्रोजन बॉन्ड क्या, इसी वजह से इसको एक और नाम क्या पड़ता है, 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और 1' ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, 1' 9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि इसका जो 9th वाला एटम है इस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को उसके साथ इसका फर्स्ट वाला बाइंड कर रहा है। ओके, ये समझ में आया। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहला जो कंपाउंड है न्यूक्लियोटाइड चेन में, सबसे पहला कंपाउंड क्या था, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था। उसके बाद क्या था, एक पेंटोज शुगर प्रेजेंट था जो कि हमारा डिऑक्सी राइबोज होगा। और ये पेंटोज शुगर कैसा होता है, एक 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद और क्या होता है, उसके पास एक हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है, राइट, जिसको कि हम लोग और क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। और वो जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो किस तरह का होता है, आइदर वो प्यूरिन होगा या फिर वो पिरिमिडिन होगा। अगर प्यूरिन हुआ तो फिर क्या हो सकता है, एडेनिन और गुआनिन हो सकता है, और अगर पिरिमिडिन हुआ तो वो साइटोसिन, थाइमिन या यूरासिल हो सकता है। लेकिन जो डीएनए मॉलिक्यूल होगा, डीएनए में सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन और थाइमिन पाया जाएगा, और जो आरएनए होगा उसमें यूरासिल मिलेगा। ओके, उसके बाद बॉन्ड के बारे में हम देख रहे थे। बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड कौन सा आया, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है, एक डिऑक्सी राइबोज मॉलिक्यूल एक जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ बाइंड करता है। अगर इस डायग्राम में देखोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड होगा, राइट। ये वाला जो बॉन्ड है यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन रिंग। ओके, ये पेंटोज शुगर, इसके साथ जो फर्स्ट वाला इधर से काउंट करेंगे फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल, तो इस तरह से काउंट होगा 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से काउंट होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसके साथ क्या अटैच है, एक गुआनिन मतलब एक प्यूरिन अटैच है। इसका मतलब एक प्यूरिन एक पेंटोज शुगर से अटैच है, और ये बॉन्ड को क्या बोल देंगे हम, इसका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा, और इसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, अब चलते हैं सेकेंड बॉन्ड पे। सेकेंड बॉन्ड कौन सा आएगा हमारा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ये वाला डायग्राम इससे समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, इतना स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, राइट।
ये बात पता होगा कि जो न्यूक्लियोसाइड है, ये दो क्या है, ये एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड्स हैं। न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं? एक पेंटोज शुगर होता है उसके पास और एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और दो न्यूक्लियोसाइड को, ये वाला ये एक न्यूक्लियोसाइड होगा और ये एक न्यूक्लियोसाइड होगा, राइट। दो न्यूक्लियोसाइड जब एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हम अभी एक्चुअली क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। समझ में आया? ये जो स्ट्रक्चर है, ये जब फॉस्फेट, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये जब फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे फिर से देखना, ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके पास क्या है? ये जो 3 प्राइम है और थर्ड पोजीशन जो है उसके पास क्या प्रेजेंट है? एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो थर्ड है इसके पास क्या था? एक OH ग्रुप प्रेजेंट था पहले, राइट। तो ये जो OH ग्रुप प्रेजेंट है और जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या करेगा? इसका जो थर्ड ग्रुप है OH ग्रुप, उस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा? उसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब जुड़ गया इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप। इसके साथ जब एक फॉस्फेट जुड़ेगा, उसके बाद एक और क्या आएगा? एक और न्यूक्लियोसाइड आएगा। और ये न्यूक्लियोसाइड का ये कौन सा पोजीशन होगा? ये इसका ये फोर्थ और ये फिफ्थ पोजीशन होगा। फिफ्थ कैसे हुआ? ये वाला कार्बन से काउंट करो, 1 2 फिर 3 4 और ये 5। ओके, ये जो फिफ्थ पोजीशन है इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका जो OH ग्रुप है ये किसको अटैक करेगा? फिर से फॉस्फेट ग्रुप को अटैक करेगा। और फॉस्फेट ग्रुप को अटैक करने के बाद ये क्या बनेगा? फिर से इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा फॉस्फेट ग्रुप के साथ। समझ में आया? तो ये जो न्यूक्लियोसाइड था, ये पहले एक ऑक्सीजन फॉस्फेट का उससे अटैक किया, फिर यहाँ वाला जो न्यूक्लियोसाइड है ये फिर से अटैक करेगा। ओके, तो अब क्या है देखना, जो फॉस्फेट के पास, ये फॉस्फेट ग्रुप जो था पहले, इसके पास जो OH बॉन्ड था, ओके, जो OH था फॉस्फेट के पास, वो OH जब मतलब वो OH के पास क्या होता है? एस्टर बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है। और एस्टर बॉन्ड क्या होता है? अभी जो न्यूक्लियोसाइड के साथ जो बॉन्ड बना था, ये OH के साथ इसका जो बॉन्ड बनेगा उसको एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। तो ये एक एस्टर बॉन्ड बना इस केस में। यहाँ वाला जो OH प्रेजेंट था ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो देखो, दो एस्टर बॉन्ड बन रहा है, दो न्यूक्लियोसाइड के साथ दो एस्टर बॉन्ड बन रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या दिया जाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ओके, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हुआ वो डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। डायरेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे देखो, ये कौन सा पोजीशन था? ये थर्ड पोजीशन था। थर्ड पोजीशन के साथ एक एस्टर बॉन्ड बना, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 प्राइम एस्टर बॉन्ड। और ये कौन सा OH? ये यहाँ पे कौन सा पोजीशन? फिफ्थ पोजीशन, 5 प्राइम। तो ये कौन सा एस्टर बॉन्ड? 5 प्राइम एस्टर बॉन्ड। तो 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना। समझ में आया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब ध्यान देना, अगर इस तरह से, ओके, इस तरह से अगर हम एक एक न्यूक्लियोटाइड को आपस में इस तरह से जोड़ते जोड़ते चले जाएं तो फाइनली क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? अगर ये पूरा लॉन्ग चेन बन गया होगा तो यहाँ पे देखो फिर से, इस तरह से ये क्या बना? ये कौन सा बॉन्ड हमने बताया था? ये ग्लाइकोसिडिक बताया था। कैसे? ये एक पेंटोज शुगर है और ये एक नाइट्रोजिनस बेस है। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया? एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये जुड़ गए। और ये कौन सा बॉन्ड है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ओके, इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाए हैं। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना, लास्ट में जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा? जो फिफ्थ पोजीशन होगा, ओके, इसका जो फिफ्थ पोजीशन होगा उसका जो फॉस्फेट है वो तो फॉस्फेट ही रहेगा उस पर,